अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है और आप लोग खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने किसी एक दोस्त को अपनी कम्युनिटी में या अपने सर्किल में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बड़ी ही स्ट्रेंज स्टोरी है और ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे भी एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ना करे अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो आपकी जो मेंटल स्टेट होगी वो क्या होगी। ये स्टोरी हमें इंडिया से सुमैर साहब ने भेजी है और ये पहली दफ़ा हमें स्टोरी लिख के भेज रहे हैं। ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक इंडिया में एक जगह है उत्तराखंड, वहाँ के किसी विलेज से है और ये इनके फादर और उनके फादर यानी कि इनकी जो पूरी की पूरी नस्लें हैं ये शुरू से ही उस गांव के अंदर रहती चली आई हैं। ये बताते हैं कि 1991-92 की बात है जब मैंने अपने गांव से 5वीं क्लास का इम्तिहान पास किया। तो उस दौर में हमारे विलेज में या करीबी शहरों में इतनी ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, बेसिक फैसिलिटीज़ भी ना होने के बराबर थी और हमारा जो गांव था ये तकरीबन कच्चे पक्के रोडों पे मुश्तमिल था। इस गांव से जब आप बाहर निकलें तो चारों तरफ कुछ खेत मौजूद थे, उससे मज़ीद आगे जाके एक छोटा सा जंगल था और तकरीबन 2 घंटे का रास्ता तय करने के बाद एक दूसरा छोटा सा शहर जिसे आप गांव भी कह सकते हैं वो शुरू हुआ करता था। उस दौर में आपको पता है कि ना मोबाइल फ़ोन मौजूद थे, ना ही टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हुई थी और इंटरनेट का तो आप नाम ही भूल जाएं। खैर, हमारी फैमिली में एक अच्छी बात ये थी कि मैं भी, मेरे साथ मेरे फादर भी और मेरे फादर के अलावा जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी अच्छी तालीम हासिल की थी। हमारे घर में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि आपको किसी भी सूरत में तालीम मुकम्मल करनी है। खैर, जब मैंने 5वीं क्लास का इम्तिहान पास किया तो 5वीं क्लास का इम्तिहान क्योंकि मैंने अच्छे नंबरों से पास किया था तो उसके बाद कोई सेकेंडरी स्कूल हमारे गांव में या करीब के गांव में मौजूद नहीं था। मेरे फादर ने मुझे यही मशवरा दिया कि मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए तो मैं इस गांव को छोड़ के दूसरे किसी गांव में या किसी दूसरे शहर में जाना होगा और वहाँ जाके अपनी तालीम को मुकम्मल करना होगा। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी उम्र 11 या 12 साल थी, एक कच्ची उम्र थी और आम तौर पे अगर आप इस उम्र के बच्चे को अपने से जुदा करें या दूर करें तो वो रिटेलिएशन किया करता है और उसके साथ साथ उसको सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के दूर हो जाने का या उनसे अलग हो जाने का अफसोस हुआ करता है। अब क्योंकि हम लोग गांव के लोग थे, सादा लोग थे, तो गांव के अंदर मेरा एक दोस्त रहा करता था जिसका नाम अब्दुल था। अब्दुल बुनियादी तौर पे एक किसान का बेटा था और उन लोगों के पास बमुश्किल खाने पीने के पैसे अरेंज हुआ करते थे। खैर, 5वीं क्लास तक तो जो मेरे फादर थे उन्होंने अब्दुल की तालीम का खर्चा उठाया हुआ था। अब क्योंकि 5वीं क्लास के बाद आपके जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं और आपको दूसरे शहर में
या दूसरे गांव में जाके तालीम हासिल करनी पड़ती है, तो किसी और के खर्चे को अफोर्ड करना गांव में रहते हुए मुमकिन नहीं था। लिहाजा मुझे सबसे ज़्यादा ये गम था कि जब मैं दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाऊंगा तो मुझे अपने दोस्त अब्दुल से दूर होना पड़ेगा। अब्दुल एक मेहनतकश फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसके 3 भाई थे, एक बहन थी और उसके मदर फादर थे। बहुत गैरतमंद लोग थे, बहुत शरीफ लोग थे, बहुत ज़्यादा नमाजी परहेज़गार लोग थे। खैर अल्टीमेटली वही हुआ कि जो मेरे फादर चाहते थे, मुझे अपने गांव को छोड़ के दूसरे छोटे शहर में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ा। अब जब मुझे दूसरे शहर में भेजा गया था, ये जो शहर था, इस शहर के अंदर मेरे मामू रहा करते थे और बजाय इसके कि जब मेरी छुट्टियां होती मैं वापस अपने गांव आता, अपने माँ बाप के पास आता, मेरे माँ बाप उल्टा मुझसे मिलने के लिए हमारे मामू के घर में आ जाया करते थे। इसी तरह मैंने 6ठी का इम्तिहान दिया, फिर 7वीं, 8वीं और फिर 10th ग्रेड जो होता है यानी मैट्रिक जिसे कहा जाता है, उसके एग्जाम्स दिए। अब मैं अपने पेरेंट्स को बोल चुका था कि जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दूंगा तो उसके बाद मैं अपने गांव आऊँगा, वहाँ पे आके 6 महीने 8 महीने स्पेंड करूँगा और फिर दोबारा से तालीम हासिल करने के लिए किसी दूसरे शहर, किसी अच्छे कॉलेज में या फिर बैरून मुल्क के लिए अप्लाई करूँगा। जो कि नॉर्मली हुआ करता है कि सब लोग अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छी तालीम के लिए हिजरत किया करते हैं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैं रात के तकरीबन 6, साढ़े 6 बजे अपने गांव जाने के लिए अपने शहर से, यानी मैं जहाँ पे रहा करता था, रवाना हुआ। ये जो सफ़र था ये तकरीबन 6 से 7 घंटे के ऊपर मुश्तमिल था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मुझे यकीन था कि रात के तकरीबन 3, साढ़े 3 बजे तक मैं स्टेशन पे उतरूँगा और वहाँ से कोई घोड़ा गाड़ी, कोई तांगा लेने के बाद सीधा अपने गांव आधे से पौन घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाऊँगा। ट्रेन ने मुझे टाइम पे स्टेशन पे उतार दिया और जब मैं ट्रेन से स्टेशन पे उतरा तो रात के तकरीबन 3 या साढ़े 3 बजे का टाइम था और अभी उजाला होने में या फजर होने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाकी थे। खैर जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो इत्तफाक से वहाँ पे ना कोई घोड़ा गाड़ी मौजूद थी और ना ही कोई ऑटो टाइप या सड़क की चीज़ मौजूद थी कि जिसके ज़रिए मैं अपने गांव की तरफ रवाना हो सकूं। मैं बहुत ज़्यादा बेताब था, बहुत बेचैन था। मैं चाहता था कि मैं उड़ के जैसे तैसे जितना जल्दी हो सकता है अपने गांव, अपने घर पहुंच सकूं। खैर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं वेट करता रहा। एक एक करके जितने भी मुसाफिर थे वो स्टेशन से आगे पीछे होते चले गए और ना मुझे कोई सवारी मिलनी थी और ना ही कोई सवारी मुझे मिली। अब मैंने सोचा कि जो मेरे घर का रास्ता है ये मुश्किल से 1.5 से पौने 2 घंटे का रास्ता है। अगर मैं यहाँ से पैदल अपने घर की तरफ निकलता हूँ तो मैं फजर की अजान तक घर पहुँच जाऊँगा और अपने घर वालों को सरप्राइज़ दूंगा। पुराना दौर था, ना मोबाइल्स थे, ना इंटरनेट था, ना इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद थी। मैं अल्लाह का नाम लेके स्टेशन से अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मेरा ख्याल था कि रास्ते में हो सकता है कोई मिल जाए, कोई लिफ्ट दे दे जो मुझे आगे तक छोड़ सके। अभी मैं कुछ देर ही चला था कि इत्तफाक से एक गाड़ी आती दिखाई दी और वो जो गाड़ी थी उसने कहा कि ये जो गाड़ी है ये तकरीबन मेरे आधे रास्ते तक जा रही है, अगर मैं चाहूँ तो उसके साथ बैठ सकता हूँ।
मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझे आधा जो रास्ता था वो इस गाड़ी में ही तय कर लेना था और फिर जो बाकी आधा रास्ता था वो पैदल सफ़र करना था। तकरीबन 4:15 4:30 बजे का टाइम था। ये जो गाड़ी वाला था इसने मुझे मेरे गांव से तकरीबन 1 घंटे के फासले पे यानी कि पैदल के फासले पे दूर उतार दिया था। इसने मुझे जहाँ पे ड्रॉप किया था यहाँ के दोनों अतराफ जंगल मौजूद थे और जब आप जंगल को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद खेत शुरू होते थे और फिर खेतों के बाद हमारा जो गांव था वो वहाँ से नज़र आना शुरू हो जाता था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आधा रास्ता तय हो चुका है और जंगल से उतर के सीधा खेतों की तरफ या अपने गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं खुरामा अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। मेरे जज्बात बिल्कुल उरूज पे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि एक ऐसी खुशी थी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे एक अजीब सी खुशबू का एहसास होने लगा। मुझे लग रहा था कि मेरे करीब जवार से बहुत तेज़ खुशबू है जो आ रही है और शायद ये काफूर की खुशबू थी जो मुझे महसूस हो रही थी। बहरहाल अभी मैं कुछ कदम मज़ीद आगे बढ़ा था कि एकदम से किसी ने मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब किया। ये जो आवाज़ थी ये बड़ी जानी पहचानी आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था कि इस आवाज़ को सालों पहले मैंने लगातार सुना है। अभी जबकि मैं इस आवाज़ पे गौर कर ही रहा था कि दोबारा से मुझे उसी शख्सियत ने, उसी मेरे दोस्त ने, उसी अब्दुल ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा और जैसे ही उसने दोबारा से मेरा नाम लिया तो मैं अब पहचान चुका था कि मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा मोहसिन, मेरे अच्छे और बुरे वक्त का साथी अब्दुल है जो मुझे आवाज़ दे रहा है। मैं फ़ौरन से पलटा और जैसे ही मैं पलटा तो मेरे सामने अब्दुल, उसके भाई, उसकी बहन, उसके अम्मा अब्बा यानी कि पूरी की पूरी फैमिली मेरे सामने खड़ी हुई थी और सब बहुत ही प्यारी हसीन मुस्कुराहट के साथ मुझे खुशामदीद कह रहे थे। मुझे देखते ही अब्दुल की आंखों में आंसू आ गए और मेरी आंखों में भी उसको देखने के बाद आंसू रवा हो चुके थे। एक अजीब सी खुशी थी जो मेरे चेहरे पे मौजूद थी क्योंकि मैं अपने दोस्त को, अपने यार को तकरीबन 5 से 6 सालों के बाद दोबारा से देख रहा था। खैर मैं फ़ौरन से आगे बढ़ा और मैंने फ़ौरन से अपने दोस्त को गले लगा लिया। उसके जिस्म से, उसके कपड़ों से मुसलसल काफूर की खुशबू आ रही थी लेकिन मैं उस खुशबू को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा मोहसिन मेरे सामने मौजूद है। इन सब के सब घर वालों ने सफ़ेद कलर के लिबास पहने हुए थे, बहुत साफ सुथरे कपड़े थे। हालांकि आम तौर पे इनके जो घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत गुर्बत में अपना गुज़रो औकात किया करते थे। खैर जब मैंने इन लोगों को देखा तो मैं चौंक गया और चौंकने के साथ साथ मैं महसूस करने लगा कि इनके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे नए लिबास इन लोगों ने पहन रखे हैं। खैर मैंने उससे बातचीत शुरू की। उसको मैंने कहा कि तेरी बहुत याद आती थी और मेरा बस नहीं चलता कि मैं तुझे अपने साथ दूसरे शहर में लेके चला जाता। उसके घर वालों से भी मेरी सलाम दुआ हुई। उसके वालिदैन ने मुझे बेतहाशा दुआएं दी और मैं उनसे पूछने लगा कि इस जंगल में, इस वीराने में आप लोग क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इस वक्त गांव के अंदर मौजूद होना चाहिए। इस सवाल के जवाब में
اس کے جو فادر تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور وہ مسلسل مسکراتے رہے۔ خیر 5 یا 10 منٹ تک میں ان سے باتیں کرتا رہا اور باتیں کرتے کرتے میں نے ان کو کہا کہ چلیں ایک ساتھ گاؤں میں چلتے ہیں اور وہاں جا کے بیٹھ کے آرام سے ناشتہ کریں گے، باتیں کریں گے، اور اب کی بار جب میں آیا ہوں تو کم از کم 8 سے 10 ماہ کے لیے میں آیا ہوں۔ میرے اس سوال کا دوبارہ سے ان میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور بس کہنے لگے کہ تم اگر ہو سکے تو آج ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، یہیں پہ رک جاؤ، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو اور اس کے بعد واپس اپنے گاؤں چلے جانا۔ میرا یہ اصرار تھا کہ ہمارا گاؤں تو وہ گاؤں ہے جہاں پہ آپ اور ہم رہا کرتے تھے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ سب میرے ساتھ میرے گاؤں، ہمارے گاؤں واپس چلیں۔ اب جب میں نے تیسری بار ان سے جانے کا اصرار کیا تو عبدل کے جو فادر تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا اب ہم لوگ اس گاؤں میں نہیں رہا کرتے، ہم لوگ یہیں پہ رہا کرتے ہیں، تمہیں جب بھی ہم سے ملنا ہو، ہم سے ملاقات کرنی ہو تو یہاں پہ آ جانا، ہماری تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ ان کے کپڑوں، ان کے رہن سہن کو یا ان کے انداز کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جیسے ان لوگوں نے بھی ترقی کر لی ہے۔ خیر میں نے کچھ دیر مزید باتیں کی اور اس کے بعد ان لوگوں سے اجازت چاہی۔ میں خرامہ اپنے گاؤں، اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا اور مجھے اب اس بات کی بھی خوشی تھی کہ عبدل اور اس کے گھر والے فائنینشلی بہتر ہو چکے ہیں اور بالآخر ان کے حالات بھی بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ خیر جب میں اپنے گھر پہنچا تو اتفاق سے فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی اور سب سے پہلے جب میں اپنے گھر پہنچا، گھر والوں سے ملنے کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی تو ناشتہ کرنے کے بعد جو میرے گھر والے تھے وہ بھی اور میں بھی دوبارہ سے آرام کے لیے لیٹ چکے تھے۔ خیر جب میں اگلے دن 3 یا 4 بجے کے ٹائم اٹھا تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد، گھر والوں سے بات چیت کرنے کے بعد مجھے ایک دم سے عبدل کا اور اس کے گھر والوں کا خیال آیا۔ میں نے باتوں میں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کل رات جو میری عبدل سے ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے بارے میں ذکر شروع کر دیا۔ اب جب میں ان کو عبدل کے بارے میں یا اس کے گھر والوں کے بارے میں باتیں بتا رہا تھا تو یہ دونوں مجھے عجیب نگاہوں سے مسلسل نہ صرف دیکھ رہے تھے بلکہ بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے میری ملاقات کا مکمل طور پہ احوال سن لیا تو اس کے بعد میں اپنے فادر سے کہنے لگا کہ چلیں آپ کو بھی عبدل کے پاس لے کے چلتا ہوں اور آپ کی ملاقات بھی اس کے گھر والوں سے، اس کے فادر سے کرواتا ہوں۔ اب وہ لوگ فائنینشلی بہت بہتر ہو چکے ہیں اور ان کو ہم میں سے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد جو میرے فادر تھے وہ کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو تم باتیں بتا رہے ہو، کیا تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ تم نے حقیقت میں دیکھا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل رات جب میں واپس آ رہا تھا تو میری ملاقات عبدل سے، اس کے گھر والوں سے، اس کی مدر سے، سب سے ہوئی تھی۔ یہ سننے کے بعد جو میرے فادر تھے وہ کچھ دیر تک خاموش رہے اور کچھ دیر کے بعد جب میں نے ان سے اصرار کیا تو وہ کہنے لگے کہ ایک ایسی حقیقت ہے جو میں اگر تمہیں ابھی بتاؤں گا تو تمہارے لیے یقین کرنا یا ماننا ناممکن ہو جائے گا۔ اب جب انہوں نے اس طرح سے کہا تو جو میرا اشتیاق تھا یا جو میرا ذوق تھا وہ ایک دم سے بڑھ گیا
اور میں نے ان سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد جو میرے فادر تھے وہ کہنے لگے کہ اب سے 3 سال پہلے جب ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں شدید بارشیں ہوئی تھیں تو ہمارے گاؤں کے اندر بہت سارے گھر ایسے تھے جن کی دیواریں گر گئی تھیں، بلکہ ان کی چھتیں بھی گر گئی تھیں۔ اور عبدل اور اس کی فیملی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ پہلے ان کی چھت گری اور چھت گرنے کے بعد ان کی جو دیوار تھی وہ بھی ان لوگوں کے اوپر گر گئی تھی۔ اب جیسے ہی میرے فادر نے یہ سب کہا تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں نے ان کو جا کے بچایا؟ وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم ان کو بچانے جاتے یا ان کو بچا پاتے اس سے پہلے ہی عبدل، اس کے سارے بھائی، اس کی بہن، اس کے مدر فادر، ان سب کے سب لوگوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور آج تم پہلے آدمی نہیں ہو جو عبدل کی فیملی کے بارے میں یا عبدل کے بارے میں اس طرح کی بات بتا رہا ہے۔ تمہارے علاوہ بھی بہت سارے گاؤں والوں نے اکثر جنگل کے راستے میں عبدل کو اور اس کی فیملی کو کھڑے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سننے کے بعد میری سمجھ سے باہر تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس واقعے کو کافی سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے گاؤں والے اکثر اس راستے میں ان تمام لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں جن لوگوں کا اس بارش کی رات میں انتقال ہوا تھا۔ گائز، امید کرتا ہوں یہ جو سٹوری میں نے شیئر کی ہے یہ سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری فیملی کو، ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے، سلامتی دے۔ اگلے اپلوڈ تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔